औद्योगिक विवाद अधिनियम परिचय एवं प्राधिकारी गण। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंट्रोडक्शन एंड ऑथोरिटीज। देश में औद्योगिक शांति स्थापित करने, श्रमिकों एवं संयोजकों के बीच मधुर संबंधों की स्थापना करने तथा औद्योगिक विवादों को निपटाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से देश में एक उपयुक्त अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई। इस हेतु तत्कालीन सरकार ने 1947 में एक औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया तथा 1 अप्रैल 1947 से लागू कर दिया। यह अधिनियम अब जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश सहित संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। इस अधिनियम में कुल 40 धाराएं तथा 5 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में संशोधन हेतु सन 1988 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे आज अक्टूबर 1995 तक पारित नहीं किया जा सका। इस अधिनियम की धारा 2J में वर्णित उद्योग की परिभाषा को सन 1982 में संसद ने संशोधित कर दिया था, किंतु सरकार ने उसे भी अभी तक प्रभावी नहीं बनाया है। आज तक प्रभावी प्रावधानों को अपन आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब है अधिनियम के उद्देश्य या महत्व, ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट। औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य सेवा आयोजकों तथा कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना तथा देश में औद्योगिक शांति बनाए रखना है। इस अध्याय के अंतर्गत इस अधिनियम शब्द तथा इसमें उल्लेखित धाराओं से तात्पर्य औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा इसकी धाराओं से ही है, जब तक किसी अन्य अधिनियम का उल्लेख ही न कर दिया गया हो। इसलिए इस अधिनियम में अपन भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में ही मानेंगे। अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले के निर्णय में लिखा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य प्रलक्षित होते हैं। पहला, कर्मचारियों तथा सेवा आयोजकों के बीच सद्भाव एवं अच्छे संबंध स्थापित करने तथा उनको बनाए रखने के लिए उपाय करना। सेवा आयोजकों तथा सेवा आयोजकों और अथवा सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों का पता लगाना तथा उनका निपटारा करना। पंजीकृत श्रम संघ या श्रम संघों के महासंघ या सेवा आयोजकों के संगठन अथवा उनके महासंघ के प्रतिनिधित्व के माध्यम से विवादों को हल करना। अवैधानिक हड़तालों तथा तालाबंदियों को रोकना। छटने तथा ले ऑफ की दशा में श्रमिकों को राहत प्रदान करना। सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम DJ बहादुर के मामले में भी भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि औद्योगिक तनाव को कम करना तथा विवादों को निपटारे की मशीन उपलब्ध करना इस नियम का लक्ष्य है, ताकि उत्पादन के सहभागियों की शक्ति आपसी झगड़ों में व्यर्थ न हो तथा औद्योगिक न्याय हेतु सद्भाव का वातावरण विकसित हो सके। औद्योगिक शांति राष्ट्रीय आवश्यकता है, जबकि विवाद उत्पादकता का शत्रु है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम राजप्पा के मामले में इस अधिनियम की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इस पूरे अधिनियम का व्यक्तित्व कल्याणकारी आधार रखता है, क्योंकि यह हितकारी कानून है जो श्रमिकों की रक्षा करता है, उनके संतोष में वृद्धि करता है तथा तनाव व अभाव की स्थितियों का विनियमन करता है। आगे लिखा है कि इसका लक्ष्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की व्यवहारिक भावना से श्रमिकों की दशा को सुधारना और कमजोर वर्ग का कल्याण करना है। अंत में इस अधिनियम के उद्देश्य संदर्भ में 2 बातें विशेष महत्व की है। प्रथम, यह अधिनियम सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के बीच भूत, भविष्य एवं वर्तमान के औद्योगिक विवादों को निपटाने की व्यवस्था करता है। द्वितीय, यह अधिनियम सामान्य कर्मचारियों अथवा श्रमिकों तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों के बीच आधारभूत अंतर करता है तथा ये सामान्य श्रमिकों या कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है, न कि प्रबंधकीय कर्मचारियों के हितों की। शब्दावली। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ शब्दों की परिभाषा दे रखी है। यदि विषय एवं प्रसंग की दृष्टि से कोई प्रतिकूल बात न हो तो इस अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ही इसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लगाया जाता है। यहाँ कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। उद्योग, इंडस्ट्री। सन 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2J में निम्नलिखित लिखी उद्योग की परिभाषा को पुनः लिखाकर संशोधित किया गया। इस संशोधित धारा के अनुसार उद्योग से तात्पर्य किसी ऐसे व्यवस्थित क्रिया से हैं जो किसी सेवा आयोजक तथा उसके श्रमिकों, चाहे ऐसे श्रमिक किसी ऐसे सेवा आयोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए हो अथवा किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किए गए हो, के सहयोग
इस संशोधित धारा के अनुसार उद्योग से तात्पर्य किसी ऐसे व्यवस्थित क्रिया से है जो किसी सेवा आयोजक तथा उसके श्रमिकों, चाहे ऐसे श्रमिक किसी ऐसे सेवा आयोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए हो अथवा किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किए गए हो, के सहयोग से वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति अथवा वितरण के लिए की जाती है तथा जिनका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं के भावनात्मक अथवा धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं नहीं की पूर्ति करता है। चाहे उस क्रिया को चलाने के लिए कोई पूंजी लगाई गई हो अथवा नहीं, अथवा चाहे वे क्रिया लाभ या हित के उद्देश्य से की जाती है अथवा नहीं। इन उपयुक्त क्रियाओं के अतिरिक्त उद्योग में निम्न क्रियाएं भी सम्मिलित है। डोक लेबर बोर्ड द्वारा की जाने वाली कोई भी क्रिया, विक्रय या व्यवसाय अथवा दोनों की अभिवृद्धि से संबंधित किसी संस्था द्वारा की जाने वाली कोई क्रिया, किंतु उद्योग में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कोई भी कृषि कार्य जिसमें सम्मिलित रूप से किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं है जो उपयुक्त वर्णित किसी भी कार्य से मिलता जुलता हो तथा ऐसा दूसरा कार्य प्रभावशाली हो। ये ध्यान रहे कि कृषि कार्य में बागान उद्योग की कोई क्रिया सम्मिलित नहीं है। अस्पताल तथा औषधालय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, आंशिक या पूर्ण रूप से दान, सामाजिक पुण्य के कार्य में लगे संगठनों के स्वामित्व एवं प्रबंध में चलाई जाने वाली संस्थाएं, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग, रक्षा, शोध, अणुशक्ति तथा अंतरिक्ष सहित केंद्र सरकार के विभागों द्वारा संचालित सभी क्रियाएं जो सरकार की प्रभु सत्ता संबंधित है। कोई भी घरेलू सेवा, किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा पैसे का कोई कार्य करना, यदि उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा उस पैसे कार्यों करने में 10 से कम व्यक्ति नियुक्त किए गए हुए हैं। किसी सरकारी संस्था अथवा क्लब अथवा व्यक्तियों के इसी प्रकार की किसी संस्था द्वारा दी जाने वाली कोई क्रिया, यदि उस सहकारी संस्था, क्लब अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रिया में 10 से कम व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं। किंतु उपयुक्त संशोधित परिभाषा को सरकार ने आज अक्टूबर 1995 तक प्रभावी नहीं बनाया है। फलतः धारा 2J के पुरानी परिभाषा ध्यान देना ही उपयुक्त होगा। इस मूल परिभाषा के अनुसार उद्योग से आशय सेवा आयोजकों के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका से हैं और जिसमें कर्मकारों या श्रमिकों की कोई आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपधंधा भी सम्मिलित है। धारा 2J। इस मूल परिभाषा का विश्लेषण करें तो हम इसी 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में उद्योग को सेवा आयोजकों के दृष्टिकोण से स्पष्ट किया गया है, जबकि द्वितीय भाग में उद्योग को श्रमिकों के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। अतः कोई भी क्रिया जो दोनों में से किसी भाग के अंतर्गत आती है उद्योग कही जा सकती है। अतः इस प्रकार की परिभाषा अत्यंत विस्तृत है। उद्योग की इस परिभाषा में अनेक शब्दों का उपयोग किया गया है किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। इस परिभाषा में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें वर्णित क्रियाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है अथवा नहीं। इस स्थिति में विभिन्न न्यायालय समय समय पर इस परिभाषा का विश्लेषण, निर्वचन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अपने अपने ढंग से करते रहे हैं। फलतः इस उद्योग शब्द का सही स्वरूप समझना कठिन होता चला गया है। इसलिए भारत के उच्चतम न्यायालय के बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने लिखा भी कि न्यायिक विचारों के भ्रम जाल एवं अनेक महत्वपूर्ण मामलों में दिए गए अटपटे निर्णयों से उद्योग शब्द की मूल धारणा ही धुंधली हो गई है। इस बात को ध्यान में रखकर उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यीय पीठ ने उद्योग शब्द को निश्चित किंतु व्यापक अर्थ देने के लिए निम्नलिखित कुछ आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत उद्योग का विस्तृत अर्थ है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। उद्योग की परिधि में प्राथमिक रूप में वे सभी उपक्रम सम्मिलित हैं जिनमें सेवा आयोजकों एवं श्रमिकों के सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए एक व्यवस्थित गतिविधि के रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण किया जाता है। उद्योग शब्द में आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए की जाने वाली सेवाओं यथा बड़े पैमाने पर प्रसाद भोजन बनने कार्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि भौतिक वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण को उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। लाभ उद्देश्य का होना न होना महत्वहीन है। वह उपक्रम निजी, सार्वजनिक, संयुक्त यानी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यदि कोई उपक्रम व्यापार अथवा व्यवसाय करता है किंतु वह उपक्रम परोपकारी कार्यों में लिप्त है तो भी वो उद्योग ही माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने दूसरा सिद्धांत यह निर्धारित किया है कि किन्हीं पैसों, क्लबों, शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, शोध संस्थाओं, दान परियोजनाओं तथा ऐसे ही अन्य साहसिक कार्यों को भी उद्योग माना जा सकेगा यदि उनमें उपयुक्त वर्णित विशेषताएं पाई जाती हो।
निर्णय में एक सिद्धांत ये भी प्रतिपादित किया गया है कि कुछ सीमित प्रकार के पैसों, क्लबों, सहकारी समितियों तथा गुरुकुलों तथा छोटी शोध प्रयोगशालाओं को उद्योग की परिभाषा से युक्त मुक्त किया जा सकता है यदि वे मूलतः साधारण उद्यमों के रूप में है और गैर कर्मचारी स्वरूप को नष्ट किए बिना न्यूनतम कार्यों के लिए उनमें कर्मचारी सेवा का उपयोग किया जाता है। निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी पवित्र या परोपकारी कार्य के उद्देश्य से कोई व्यक्ति निःशुल्क सेवा या मामूली मानदेय राशि के बदले अपने आप को किसी संस्था के ऐसे कार्य में शामिल कर लेता है जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा सेवा या विविध सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर या वकील, और वह उस संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है तथा उसका उस संस्था में सेवा योग्यता कर्मचारी संबंध नहीं है, तो वह संस्था उद्योग नहीं होगी। आज भारत के सभी न्यायालय इन सिद्धांतों के आधार पर ही किसी भी क्रिया का उपक्रम को उद्योग घोषित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। ये उल्लेखनीय है कि इस मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सांसद को उद्योग शब्द को पुनः परिभाषित करने का सुझाव भी दिया है। फलत 1982 में संसद ने इसे नए रूप में परिभाषित किया, जिसका अपने शुरू के अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय की उद्योग की अवधारणा को बहुत बड़ी सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है। आज भी उद्योग की परिभाषा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों अनुसार की जाती है, अतः हमें भी किसी भी क्रिया को उद्योग मानने व न मानने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों को ही आधार मानना चाहिए जब तक इस संशोधित परिभाषा को प्रभावी नहीं बनाया जाता है। सन 1986 में बम्बई उच्च न्यायालय ने इंडियन नेवी सेलर्स होम बनाम जिमखाना क्लब, कैटरर्स एंड एलाइड एम्प्लॉय यूनियन तथा अन्य के मामले में 1986 इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया गया तथा नेवी सेलर्स होम को एक उद्योग माना गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी राजस्थान सहकारी साख समिति बनाम औद्योगिक प्राधिकरण के 1985 मामले में इन समितियों के कैडर प्राधिकारी को एक उद्योग माना था। कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ नागपुर बनाम उसके कर्मचारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि घरेलू नौकर का कार्य उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उसका कार्य संगठित या व्यवस्थित नहीं होता है। औद्योगिक संस्थान या उपक्रम, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग। औद्योगिक संस्थान या उपक्रम से तात्पर्य किसी ऐसे संस्थान या उपक्रम से हैं जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है, परंतु यदि किसी उपक्रम में कई क्रियाएं की जाती है और उनमें कोई एक क्रिया या अधिक क्रियाएं उद्योग है तो उसको औद्योगिक उपक्रम के रूप में निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी उपक्रम की कोई इकाई ऐसा कार्य करती है जो उद्योग है तथा उस इकाई को उस उपक्रम की दूसरी इकाई या इकाइयों से अलग किया जा सकता है तो इस इकाई को पृथक उद्योग उपक्रम माना जाएगा। यदि किसी उपक्रम में या उसकी किसी इकाई में कोई ऐसी प्रधान रूप से या प्रभावशाली क्रिया की जाती है जो उद्योग है तथा उस उपक्रम में की जाने वाली अन्य क्रियाओं से उसे पृथक नहीं किया जा सकता है तो संपूर्ण उपक्रम को ही औद्योगिक उपक्रम या संस्थान मान लिया जाएगा। धारा 2 के ए। लोकोपयोगी या जनोपयोगी सेवा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। निम्नलिखित सेवाओं को लोकोपयोगी अथवा जनोपयोगी या सार्वजनिक हित की सेवा माना जाता है। रेल अथवा वायुमार्ग से यात्रियों अथवा माल को ले जाने संबंधी सेवा, किसी बड़े बंदरगाह या गोदी में कोई सेवा या उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में की जाने वाली कोई सेवा, औद्योगिक संस्था का कोई भी ऐसा अनुभाग जिसकी कार्यप्रणाली पर संपूर्ण संस्था अथवा उसमें कार्य श्रमिकों की सुरक्षा निर्भर करती हो, डाक, तार अथवा टेलीफोन सेवा का कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा उद्योग जो जनता को विद्युत शक्ति, बिजली अथवा जल उपलब्ध करता हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मल सफाई, कंजर्वेंसी अथवा स्वच्छता की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन के कार्य। प्रथम अनुसूची के अंत में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग जिसे संबंधित सरकार ने गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके लोकोपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। ये उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योगों में किसी को भी लोकोपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को अपने गजट में अधिसूचना प्रकाशित करनी होती है और यह अधिसूचना में उद्योग इस अवधि का भी उल्लेख होता है जिस अवधि के लिए उद्योग लोकोपयोगी सेवा माना जाएगा। सरकार एक बार में 6 माह की अवधि के लिए किसी उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है किंतु प्रत्येक 6 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। धारा 2N। श्रमिक या कामगार, वर्कमैन। धारा 2S के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कोई भी व्यक्ति श्रमिक कहा जाएगा यदि उस व्यक्ति को किसी उद्योग में नियुक्त किया गया है, प्रशिक्षु या नवशिकिया भी श्रमिक माना जाता है। ऐसी नियुक्ति स्पष्ट या गर्भित शर्तों के अंतर्गत की गई हो। ऐसी नियुक्ति के बदले उसी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता हो। श्रमिक का कोई सेवायोजक अवश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई सेवायोजक नहीं है तो वह श्रमिक नहीं है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला ठेकेदार श्रमिक नहीं है। श्रमिक कैसा भी हो सकता है, वह दक्ष, अदक्ष, शारीरिक श्रम करने वाला, पर्यवेक्षणीय, तकनीकी या लिपि के कार्य करने वाला हो सकता है।
पर्यवेक्षणीय प्रकृति के कार्य करने वाले श्रमिक का वेतन 1600 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा वह चाहे वह कुछ प्रबंधक कार्य भी करता हो। व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत आने वाले किसी उद्योग में कार्य करता हो। श्रमिक वह व्यक्ति भी है जिसे पदच्युत पद मुक्त कर दिया गया है या चिन्हित कर दी गई है। अब तक घोषित कुछ प्रमुख निर्णय के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रमिक माना गया है। एक चमड़े की फैक्ट्री में नियुक्त श्रमिक जिसका नाम कारखाने की वेतन सूची में था। भीखा बनाम कपूर एलन एंड कंपनी के मामले पर आधारित निर्णय है ये। दूसरा है प्रबंध संचालक के बंगले पर कार्य चौकीदार का नाम कारखाने की वेतन सूची में सम्मिलित है। अपर इंडिया चीनी मिल संघ बनाम अपर इंडिया शुगर मिल के मामले में। निश्चित वेतन पर कार्य करने वाला विक्रयकर्ता मूलर एंड फिप्स ई लिमिटेड बनाम श्रमिक के मामले में। एक भ्रमणकारी श्रमिक जिसे मुख्यतः आंकड़े करने के लिए नियुक्त किया गया और वह केवल लिपिक कार्य करता था। नेशनल टोबैको कंपनी बनाम जीपी सुरभि के मामले में। संगीत उपकरण उत्पादन के लिए नियुक्त व्यक्ति भारत ब्रास बैंड बनाम श्रमिक के मामले में। और राज्य परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालय में नियुक्त मुख्य लिपिक जो केवल लिपिक के कार्य करता था श्रमिक माना गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा बिहार राज्य परिवहन निगम बनाम बिहार सरकार के मामले में निर्णय। किंतु निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रमिक नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन पर सेना अधिनियम 1950 अथवा वायु सेवा अधिनियम सेना अधिनियम 1950 अथवा जल सेना अधिनियम 1957 लागू होता है। पुलिस सेवा में नियुक्त व्यक्ति जेल अधिकारी या जेल कर्मचारी। प्रमुख रूप से प्रबंध के प्रत्यक्ष कार्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति। पर्यवेक्षण कार्यों में नियुक्त व्यक्ति जिन्हें 1600 रुपये से मासिक अधिक वेतन मिलता है मुख्यतः प्रबंध कार्य संपादित करते हो। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति को मुख्य रूप से प्रबंधकीय या पर्यवेक्षण कार्यों करने के लिए नियुक्त किया गया हो किंतु कभी कभी कुछ प्रबंधकीय या पर्यवेक्षण कार्य करता है तो भी वह श्रमिक ही कहलाएगा। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम RL भाटिया के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई लेखापाल वेतन के बिलों पर हस्ताक्षर करता है तो संस्था के प्रबंधकीय या पर्यवेक्षण कार्यों से नियुक्त नहीं माना जाएगा, वह श्रमिक ही कहलाएगा। मजदूरी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा RR के अनुसार मजदूर से तात्पर्य उस कुल पारिश्रमिक से हैं जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जो नियोजन के स्पष्ट अग्रिम शर्तों को पूरा करने पर श्रमिक को उसके नियोजन कार्य के लिए देय होती है। मजदूरी में निम्नलिखित भुगतानों या रियायतों को भी सम्मिलित किया जाता है। श्रमिक को प्राप्त होने वाले सभी भत्ते जिनमें महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है। आवास, पानी, विद्युत, चिकित्सा, अन्य किसी सुविधा व सेवा तथा रियायती मूल्यों के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य। यात्रा संबंधी रियायतें, विक्रय या व्यवसाय या दोनों के संबंध के लिए दिया जाने वाला कोई कमीशन। किंतु मजदूरी गणना करते समय निम्नलिखित भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बोनस की राशि, पेंशन निधि, भविष्य निधि कोष अथवा किसी कानून के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए किसी कोष में सेवायोजन द्वारा दिया गया अंशदान। श्रमिकों की सेवा समाप्ति के समय दी जाने वाली उपदान की राशि ग्रेजुटी यानी। औसत वेतन मजदूरी एवरेज पे। औसत वेतन मजदूरी से आज से निम्न मजदूरी वेतन से जो मजदूर को चुकाया जाता है। मासिक वेतन दशा में यदि वेतन मासिक आधार पर चुकाया जाता है तो पूरे 3 कैलेंडर महीनों में दिए जाने वाले वेतन के औसत से हैं। साप्ताहिक भुगतान की दशा में यदि श्रमिक को वेतन का साप्ताहिक भुगतान किया जाता है तो पूरे 4 सप्ताह में दिए जाने वाले वेतन के औसत को औसत वेतन कहेंगे। और दैनिक भुगतान की दशा में यदि श्रमिक को वेतन दैनिक भुगतान किया जाता है तो 12 कार्य दिवसों में दिए जाने वाले वेतन के औसत को औसत वेतन कहेंगे। इन संबंध में यह बात ध्यान देनी होगी कि महीनों, सप्ताहों या दिनों की गणना उस दिन के पहले की जाएगी जिस दिन श्रमिक को औसत मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार मिलता हो। यदि उपरोक्त आधारों पर औसत मजदूरी गणना करना असंभव हो तो औसत मजदूरी गणना करने के लिए श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक अवधि में मिलने वाली राशि का औसत निकाल लिया जाएगा और वही उसका औसत वेतन मान लिया जाएगा। धारा 2 AAA। धन्यवाद।